अस्सलाम वालेकुम पीपल, जुल्कतन आज़ाद है और उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। द पर्पज़ टू record this video is bring in your notice that a lecture series has been started by me in which we have covered different topics of criminal law as well as civil law. In this video, I shall try to cover a topic of family law. What actually the topic is? The topic is जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, जिसको हम उर्दू में दावा तकज़ीब निकाह कहते हैं। हम इसके तमाम हालात वाक़यात जिनमें ये दावा दायर करने की ज़रूरत पेश आती है उनको डिस्कस करेंगे। कौन बंदा जो है ये सूट फ़ाइल कर सकता है, कौन सी कोर्ट के पास इख्तियार समात है, कितने की कोर्ट फ़ीस जो है वो इसके साथ जो है वो फ़िक्स की जाती है, फिर कौन कौन से एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं हैं, फिर इसके बाद हम केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो है वो आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, लिटरल मीनिंग अ फॉल्स एक्विजिशन, अ फॉल्स डिक्लेरेशन दैट वन इज़ मैरिड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। एक बंदा ये इल्ज़ाम लगा देता है कि फ़लाँ औरत की उसके साथ शादी हुई है, तो वो औरत जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर सकती है। और एक औरत जो है वो ये हस्बैंड पे इल्ज़ाम किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगा देती है कि उस मर्द के साथ उसकी शादी हुई है, तो वो मर्द जिसके ख़िलाफ़ ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है वो जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर सकता है। इन दिस वीडियो आई शैल ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। Who can file a suit for jactitation of marriage? Which court have jurisdiction to entertain the suit for jactitation of marriage? How much court fees is affixed for jactitation of marriage? Which acts are not applicable to family law? सबसे पहले एक प्रपोजिशन आपके सामने रखता हूँ। Who can file a suit for jactitation of marriage? एक मर्द फोत हो गया है, एक औरत जो है वो ये अलेज करती है डैट ही आई एम मैरिड टू डैट पर्सन, डैट ही इज़ मैरिड टू मी, वट एवर द रीज़न मे बी, वट एवर द इंटेंशन ऑफ डैट वीमन मे बी his intention is to inherit the property which is left by that person. Maybe his intention is to blackmail the family members, the legal heirs of that deceased person. Whatever the reason may be, वो जो औरत उठ के ये इल्ज़ाम लगाती है कि फ़लाँ मर्द के साथ मेरी शादी हो गई है, उसके जो लीगल एयर्स हैं, ख्वाह वो उसका वालिद है, वो उसकी बहन है या उसका भाई है, कोई भी ये सूट फाइल कर सकता है। तो इसमें ये हमने कंक्लूड किया कि जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट कोई भी बंदा फाइल कर सकता है। उसके खिलाफ अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो वो बजाते खुद, इफ़ ही इज़ अलाइव ही कैन फाइल दैट सूट, इफ़ ही इज़ नो मोर अलाइव देन हिज लीगल एयर्स कैन फाइल दैट सूट। सेकंड थिंग, किन किन सर्कमस्टांसिस में ये सूट फाइल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if a person who alleges that someone is married to me or that nikah nama is product of fraud or misrepresentation, then that person against whom that allegations are leveled, that can file a suit, that person can file a suit। जिसके खिलाफ जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उस बंदे ने ये जो निकाह है वो फ्रॉड से किया है, ये इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, तो वो जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर सकता है। फिर आपने अक्सर जो है वो मुआयना किया होगा कि अगर लड़का और लड़की के आपस में कुछ इस तरह के मामलात हैं कि वो घर से भाग के शादी कर लेते हैं, बाद में कोर्ट मैरिज उनके दरमियान हो जाती है, तो बाद में दबाव इतना होता है लड़की के वालिदैन की तरफ से कि वो जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर देते हैं। अगर लड़के ने कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा दी जिसमें उसने ये एडमिट कर लिया कि ये जो निकाह मैं कर रही हूँ ये वैलिड है, ये मेरी फ्री कॉन्सेंट से है,
इसमें तमाम वो प्री रेक्विजिट जो कि वैलिड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको फुलफ़िल किया गया है। वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो एक वैलिड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उनको ऑब्ज़र्व किया गया है। तो फिर वो औरत बाद में ये एलेज करती है कि ये निकाह नामा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये मेरी फ्री कॉन्सेंट से नहीं हुआ, तो फिर वो औरत जो है वो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर देती है। अब उस निकाह नामे की एग्जीक्यूशन को साबित करना उस हस्बैंड का काम है जिसके साथ उसका निकाह हुआ है। अब वो अगर निकाह को साबित कर देता है तो उसका केस जो है वो स्ट्रांग है और डिग्री जो है वो उसके अगेंस्ट पास नहीं की जा सकती। वो विमन जो ये अलेज कर रही है वो उसके अगेंस्ट जो है वो पास हो जाएगी। फिर इसमें कोई भी बंदा कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेता है और उस बेस पे अलेज करता है कि फ़लाँ मर्द की या फ़लाँ औरत की मेरे साथ शादी हुई है, या एक जो है बंदा वफात पा जाता है, उसकी एक औरत जो उसकी बीवी थी वो पीछे उसकी जो लीगल एयर है वो पीछे रहती है और कोई दूसरी औरत आके उठ के कहती है कि मैं भी जो है वो इसकी बीवी थी, तो वो औरत जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर सकती है जो उसकी लीगल वाइफ है जिसका उसके साथ निकाह हुआ है। तो वो उस औरत के ख़िलाफ़ जो ये फॉल्सली एक्यूज़ कर रही है कि इसकी मेरे साथ शादी हुई थी इन ऑर्डर टू इनहेरिट property or whatever the intention of that viewer may be. I have already discussed the circumstances in which suit for jactitation of marriage is instituted. अब अगर इस बेस पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो सूट फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज से पहले कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है और बाद में ये साबित हो जाता है कि इनका आपस में तो निकाह ही नहीं था हुआ, तो फिर जो प्रॉपर्टी है वो रिस्टोर हो जाएगी। और साथ में आप जो है वो ये क्लेम भी कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो मेरे अगेंस्ट है इसको कैंसिल किया जाए। सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसको डील करता है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का। ये भी आप जो है वो रेमेडी अवेल कर सकते हैं साथ। सेकंड थिंग, उन तमाम तनाज़ात को जो एक निकाह नामे को लेके होते हैं वो इंटरटेन करने का इख्तियार समाज सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली कोर्ट के पास है। इस चीज़ को आप जहन नशीन कर लीजिए। इस सूट को इंटरटेन करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है, वो ही इसे इंटरटेन कर सकती है। सिविल कोर्ट के पास कोई इख्तियार समात नहीं कि वो इस सूट को जो है वो इंटरटेन करे। फिर सेक्शन जो है 23 इसको डील करता है सूट फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज को। इसमें आप जो है वो फैमिली कोर्ट के जो है वो दरवाजे खटखटाएंगे जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करने के लिए, दावा तकज़ीब निकाह जो है वो दायर करने के लिए। फिर इसमें जो जितने भी फैमिली सूट्स हैं वो फैमिली कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है उनको इंटरटेन करने के लिए। उसमें 15 रुपये का कोर्ट फीस जो है वो चिस्पा किया जाता है। इसके अलावा जो QSO है, कानून शहादत आर्डिनेंस है, और जो CPC है एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11, वो फैमिली लॉ पे फैमिली कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होते, उनकी इस पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इसकी देख लेते हैं। अब इसमें अगर तो ये लड़की अलेज करती है कि मेरे साथ जो है वो इसका निकाह नहीं हुआ और ये जो थंब इम्प्रेशन है या ये जो सिग्नेचर है ये मेरे नहीं हैं, मेरे बिहाफ पे किसी ने जो है वो कर लिए हैं, तो फिर उनको साबित करना भी उसकी ज़िम्मेदारी है। ही हु अलेज सम फैक्ट मस्ट हैव टू प्रूव दैट फैक्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ फिर उस औरत पे होगा। फिर सेकंड थिंग, व्हाट इज़ द रेमेडी इफ़ अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट अ पर्सन? द रेमेडी इज़ that person who is aggrieved by the decision of that family court can file an appeal in the district court. वो जो है वो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब अगर किसी की प्रॉपर्टी जो है वो डिग्री से पहले ट्रांसफ़र हो गई है तो फिर जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि वो उसकी कैंसलेशन के लिए भी जो है वो प्रेयर कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट भी कैंसिल किया जाए। ये जो म्यूटेशन है
ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और वट एवर द केस में भी वो म्यूटेशन जो है वो कैंसिल की जाए। इसके अलावा सेक्शन 19 जो है वो फैमिली कोड का कहता है कि जितने भी फैमिली कोड्स में सूट जो है वो इंटरटेन करेगी उसमें 15 रुपये का कोर्ट फीस जो है वो अफिक्स किया जाएगा। फिर लिमिटेशन क्या है, सबसे अहम मसला ये सामने आता है कि कितनी देर तक, कितनी मियाद है इसको, इस दावे को दायर करने के लिए। तो इसका आंसर है कि जब भी कोई नई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है तो वो एक नए दावे को जन्म देती है। तो उस बेस पे आप जो है वो कभी भी दावा दायर कर सकते हैं। जब भी कोई आपको ये मोरद इल्ज़ाम ठहराता है, जब भी वो आप पे इल्ज़ाम लगाता है कि फ़लाँ बंदे की मेरे साथ शादी हुई थी या फ़लाँ बंदे की मैं स्पाउस हूँ, तो वो बंदा जो है वो दावा दायर कर सकता है। फिर इसमें हम केस लॉ देख लेते हैं कि जो रिसेंटली लेटेस्ट जजमेंट है हाई कोर्ट की, उसमें फैक्ट्स को मैं जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। उसमें जो कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, जो कोर्ट का डिसीजन है, फिर हम उसको भी देख लेते हैं। एक जजमेंट है 2020 CLC 549, 2020 CLC 549 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इसमें वाइफ petitioner wife alleges that a person, so called husband to whom I has been married, that nikah is a product of fraud and misrepresentation. In that nikah actually I was not present at that time when nikah was solemnized, when that marriage was solemnized. Someone else was produced on her place to sign that nikah or to place a thumb impression on that document. तो उसमें जो है वो ये अलेज करती है कि वो जो है वो मौजूद नहीं थी। सेक्शन जो 5 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, वो कहता है कि 3 रिक्विजिट्स हैं एक वैलिड मैरिज के लिए। प्रपोजल है, फिर एक्सेप्टेंस है, और प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेसेस और 1 मेल और 2 फीमेल, सो दैट 1 फीमेल may remind the other। तो इसमें वो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तमाम असेंशियल्स हैं, इनको फुलफिल किया गया है। लेकिन जो है वो औरत ये अलेज करती है कि उसका जो निकाह है वो मौके पे मौजूद नहीं थी, वो उसकी जगह किसी और को जो है वो वहाँ पे बिठा के वो साइन करवा लिए गए, अंगूठा लगवा लिया गया। बाद में ये साबित हो गया, उसने अगर अलेज किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है। सेकंड थिंग, द पर्सन इन हुज फेवर दैट डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड must have to prove that the execution is valid by producing 2 marginal witnesses in order to prove the document, the execution of that document under article 79 of कानून शहादत ऑर्डिनेंस। तो फिर उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए उसमें वो बंदा जिसकी फेवर में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया था वो जो है वो विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा। उसमें वो निकाह ख्वाह भी हो सकता है, वो जिन्होंने उस प्लेस पे या उस जगह पे जहाँ निकाह सोलमनाइज किया गया था, जहाँ मैरिज जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुई थी, वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उसकी गवाही दी, जो 2 गवाह लिखे थे, वो भी जो है वो इसको साबित कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि इसमें जो उसका वाइफ के एलिगेशंस हैं वो मतलब वो प्रूफ नहीं कर सकी कि वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर देती है। सेकंड थिंग, वो उसे असेल करती है उस आर्डर को, और उसके खिलाफ जो है फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करती है। वहाँ पे हाई कोर्ट्स की जो फाइंडिंग है उसमें ये कहती है कि उन एलिगेशंस को उसने एस्टेब्लिश नहीं किया जिनको उसने ट्रायल कोर्ट में रेज़ किया था। तो वो जो ट्रायल कोर्ट का आर्डर है उसको इंटैक्ट रखा जाता है, वही फैसला दोहराया जाता है। तो ये कुछ सरकमस्टांसिस थे, ये कुछ फैक्ट्स थे केस के, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है
ये सारे मामला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये तमाम हालात वाक़यात, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इस बारे कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। मैं भरपूर कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।